हेलो बच्चों, आनंद सर फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सघन माध्यम एवं विरल माध्यम के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही अपवर्तनांक का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो इसके लिए जैसे मान लिया हमारा यहाँ ये क्या कोई एक कांच का टुकड़ा है और इधर क्या चीज है, इधर वायु है और ये हमारा कांच का टुकड़ा है। तो जब क्या करते हैं, कोई प्रकाश की किरण क्या करते हैं, वायु से हम कांच में लेके आते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। या जब हम क्या करते हैं, जैसे कांच से वायु में लेके जाएंगे, इधर वायु है तो ये क्या होगी, अवलंब से दूर हटेगी। तो माध्यमों का यही प्रभाव पड़ता है कि मतलब जो आने वाली किरण होती है, आपतित किरण होती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है माध्यम परिवर्तित होने पर। अब यहाँ पे जैसे वायु और कांच में कौन सा माध्यम सघन माध्यम है और कौन सा माध्यम विरल माध्यम है। तो इसके लिए जैसे हम सभी जानते हैं कि वायु क्या है, हमारी गैस है, और कांच क्या चीज है, ठोस है। कांच क्या होता है, ठोस होता है। वायु गैस है, कांच क्या है, ठोस है। हम सभी जानते हैं कि जो गैस है उसके अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और ठोस या कांच के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। या ठोस के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो पास पास का मतलब यार ये भी कह सकते हैं कि घने घने होते हैं, घने घने होते हैं। और इसी घने से क्या बन जाएगा, सघन माध्यम बन जाएगा, सघन। और विरल में क्या हो जाएगा, जिसके कण कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, तो वो हमारा क्या, विरल। विरल का मतलब क्या, दूर दूर। तो सघन माध्यम क्या कह सकते हैं कि मतलब कोई एक ऐसा माध्यम जिसमें उपस्थित सभी कण कैसे होते हैं, घने घने या पास पास होते हैं, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। कोई एक ऐसा माध्यम जिसके अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके का जो माध्यम होता है वो क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। इसी तरीके से जैसे अगर हम क्या करते हैं, कांच की और जल की तुलना करते हैं, कांच और जल की तुलना करें, तो इसमें कौन सा हमारा सघन माध्यम होगा, कौन सा विरल माध्यम होगा। ये समझने के लिए सबसे पहले हमारा कांच क्या है, ठोस है, और जल क्या चीज है, द्रव है। कांच ठोस है, जल द्रव है। ठोस के जो कण होंगे वो कैसे होंगे, पास पास होंगे, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये हमारा कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। इस ठोस की तुलना में जो द्रव है उसके अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए ये वाला माध्यम हमारा कैसा हो जाएगा, विरल माध्यम हो गया। तो यहाँ पे कांच हमारा सघन है, जल कैसा है, विरल माध्यम है। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, जल और वायु की तुलना करते हैं, तो जल हमारा क्या है, द्रव है, और वायु क्या चीज है, गैस है। तो गैस की तुलना में जो हमारा जल है इसके अणु कैसे होंगे, पास पास होंगे गैस की तुलना में, और इसके कैसे होंगे, दूर होंगे। जिसके पास होंगे वो हमारा कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा, और जिसके दूर होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये समझा कि कोई भी एक ऐसा माध्यम जिसके कण या जिसके माध्यम के जो कण होते हैं वो कैसे पास पास होते हैं, तो हम उस माध्यम को क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और जिसके अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, तो क्या होता है, उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, और इसी वेग परिवर्तन के कारण आने वाली जो किरण, आपतित किरण होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लिया यहाँ पे ये हमारा क्या चीज है, कोई कांच का एक टुकड़ा है, तो और ये हमने क्या किया, इस कांच के पृष्ठ पर अवलंब को डाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठ। पृष्ठ के लंबवत कोई रेखा अगर हम खींचते तो वो क्या कहलाती है, अवलंब कहलाती है। तो ये हमारी क्या है, अवलंब। यहाँ पे ये हमारा कांच का टुकड़ा या कांच का पृष्ठ है, कांच है ये, कांच का टुकड़ा,
और ये इस पे क्या हमने अवलंब खींचा, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, इस तरीके से आती है, प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो आपतित किरण है, इसलिए ये वाला अवलंब के साथ बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ऊपर वायु है और यहाँ पे क्या है, इधर नीचे कांच है, तो यहाँ पे माध्यम का परिवर्तन होगा। जब माध्यम का परिवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण का वेग परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित होगा तो किरण को जाना तो इस साइड था सीधे, लेकिन वो क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित होकर इस तरीके से जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे ये हमारा कांच का टुकड़ा ही है, यहाँ पे हमने अवलंब डाला तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है इस तरीके से, और आने पर ये क्या करती है, वायु, कांच से किस में जाना है, इसे वायु में जाना है, तो ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, इस तरीके से दूर हट जाएगी। ये वाला हमारा आई हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आर। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इसमें देखा कि इसमें किरण क्या हो रही, अवलंब की ओर झुक रही है, और ये अब किरण क्या हो रही, अवलंब से दूर हट रही। ऐसा क्यों होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, विरल माध्यम से, वायु हमारा कैसा माध्यम है, विरल है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये वाला जो माध्यम है वो हमारा कैसा है, सघन है, तो वह किरण क्या होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है। किस दिशा में झुक जाती है, अवलंब की ओर। जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, सघन माध्यम से, कांच हमारा कैसा है, सघन है, और वायु हमारा कैसा है, विरल है, तो जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह क्या हो जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। तो इसे हम क्या करते हैं, नोट पॉइंट में लिखते हैं। नोट, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे भी देखो हम याद रख सकते हैं कि जैसे अवलंब की ओर झुकती है या अवलंब से दूर हटती है। अब सघन का मतलब क्या, घना घना। अब कोई अगर कैसी जगह कैसी हो, घनी घनी हो, तो उसमें हमें क्या करना होता है, पास पास आना पड़ता है। इसलिए ये वाली जो किरण है वो क्या होती है, विरल से अगर सघन में आएगी तो कैसी हो जाएगी, पास आ जाएगी। और सघन से हम क्या करते हैं, जैसे विरल माध्यम में जाते हैं, जैसे मान लिया कोई पतली गली है, पतली गली से अगर हम क्या करते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो हाईवे पे जाने पर क्या होती है, बहुत ज्यादा जगह होती है, तो एक साइकिल यहाँ पे चलाएगा, एक यहाँ पे चलाएगा, एक यहाँ पे चलाएगा, इस तरीके उनके बीच की दूरी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि अवलंब से दूर हट जाती है। इससे हम याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम परावर्तन का प्रथम नियम पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती है। अपवर्तन का प्रथम नियम भी क्या है, वही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अपवर्तित किरण, इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में
होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण क्या होती है, तीनों एक ही तल में होते हैं। बहुत से बच्चे ये मानते हैं कि जैसे ये वाला हमारा यहाँ से प्रकाश की किरण आई इस तरीके से, ये हमारा एक माध्यम हो गया और ये वाला नीचे कोई दूसरा माध्यम है ये, तो एक तल तो हमारा ये ऊपर वाला हो गया और दूसरा तल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है, गलत है। तल क्या होता है, जैसे बोर्ड है, बोर्ड हमारा क्या एक तल है, तो ये वाली जो तीनों किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों क्या एक ही तल में है। ये नहीं कि आपतित किरण हमारी ये बोर्ड के ऊपर है और अपवर्तित किरण क्या हो, इससे थोड़ी इधर दूर हट जाए और अभिलंब क्या हो जाए, बीच में हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है, ये तीनों एक ही तल माना जाएगा। क्या, जैसे बोर्ड पर अगर उपस्थित है ये तीनों किरणें, तो ये तीनों किरणें कैसी होंगी, एक ही तल में होंगी। अपवर्तन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या होता है, आई होता है। आपतन कोण की ज्या, ज्या बोलते किसे, साइन को, SINE, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हमारा क्या है, R है। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, साइन आई आपतन कोण की ज्या हो जाएगा और साइन आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण की ज्या। इसका मान क्या होता है, नियतांक होता है। और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना, एन। इसे हम क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जहां एन एक हमारा नियतांक है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पे एन का जो मान होगा वो कितना होता है, n2 बटे n1। यहाँ पे n2 क्या है, n1 क्या है, तो n2 हमारा क्या है, पहला वाला माध्यम हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा और दूसरा वाला जो माध्यम होगा वो n2 हो जाएगा। और तब हम यहाँ पे n2 बटे n1 को क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। और इसे क्या करते हैं, स्नेल के नियम से भी जानते हैं, इसे स्नेल के नियम से भी या स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक। तो प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, इसे समझते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं और इसे क्या करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। आता हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एन बराबर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, उसे हमने क्या माना, C माना, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, B है। तो हमारा जो अपवर्तनांक होगा वो कितना हो जाएगा, C बटे B। ये हमारा क्या अपवर्तनांक का सूत्र है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक नोट लिखते हैं। नोट में क्या है, जैसे जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन लिखते हैं। ये तो हमारा क्या बता रहा है, अपवर्तनांक बता रहा है। अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक लिखना, हमें कांच का लिखना है। कांच का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक लिखना उस लेटर को हम क्या करेंगे पीछे, कांच मतलब क्या हो जाएगा, गिलास, और किसके सापेक्ष लिखना है, जल के सापेक्ष लिखना है। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी तरीके से इसे और करके ये भी लिख सकते हैं, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे क्या किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे तो हमारा n हो गया, हमें अपवर्तनांक किसका लिखना है, कांच का अपवर्तनांक लिखना है। क्या करना है, कांच का अपवर्तनांक लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, G, और किसके सापेक्ष है, जल के सापेक्ष है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, W।
तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि जिसका अपवर्तनांक लिखना है उसे हम क्या करेंगे, उसका जो लेटर है वो पीछे लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष लिखना है उसे हम क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो सभी छात्र क्या करेंगे, कमेंट में हमें इसका लिख के दिखाएंगे कि जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, ये चीज हमें क्या करना है, कमेंट में लिखना है। अगला टॉपिक है हमारा अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांकों के बीच संबंध। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ माध्यम लिए, जैसे हमारा ऊपर वाला माध्यम क्या वायु है, इसके नीचे जल, जल के नीचे क्या कांच है, कांच के नीचे फिर क्या गया वायु। मान लिया जल का अपवर्तनांक वो वायु का अपवर्तनांक कितना N1 है, जल का अपवर्तनांक N2 है, कांच का अपवर्तनांक N3 है और वायु का अपवर्तनांक N1 है। तो इसी आधार पर हमने पहले यहाँ पे क्या लिखा, भाषा लिखा, माना वायु का अपवर्तनांक N1, जल का अपवर्तनांक N2, कांच का अपवर्तनांक N3 है। तब यहाँ से क्या करते हैं, हम इस पृष्ठ पर वायु से प्रकाश की किरण क्या करते हैं, जल में आपतित कराते हैं। तो मान लिया आपतन कोण क्या आई है, अब वायु हमारा विरल माध्यम है, जल कैसा सघन माध्यम है। तो अपवर्तन के नियम से हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो आई है वो आर मतलब आपतन कोण आई से आर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से अवलंब खींचते इस तरीके से। तो ये दोबारा से क्या करते हैं, जल से किस में जानी है किरण, वायु कांच में जानी है। तो जल की तुलना में कांच कैसा सघन है तो और अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो अगर हमारा ये वाला कोण आर है तो ये भी कोण आर हो जाएगा, ये वाला आर डैश है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, अगले तीसरे प्रश्न के लिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। इस तरीके से जेड टाइप से यहाँ पे ये इस तरीके से, अगर ये वाला आर है तो ये भी हमारा क्या होगा, आर होगा। अगर ये हमारा आर डैश है तो ये भी हमारा क्या होगा, आर डैश होगा। यहाँ पे क्या है, इसके बाद फिर दोबारा से प्रकाश की किरण कांच से किस में आती है, वायु में आती है। तो जितने कोण पे इस किरण ने प्रवेश किया था उतने कोण से ये कैसी होगी, निर्गत होगी। इसलिए ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वायु और जल के बीच स्नेल का नियम लगाते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा वायु और जल के बीच स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1। तो यहाँ पे हमारा साइन आई तो साइन आई हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, N2 बटे N1। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम लग गया। अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हमें यहाँ पे क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखना है। क्या देखना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उस माध्यम का हमें अपवर्तनांक लिखना होता है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा। तो अभी हमने बताया था कि जिसका अपवर्तनांक लिखना उसे तो हम क्या करते हैं, पीछे लिखते हैं। तो यहाँ पे W पीछे आएगा और किसके सापेक्ष है, वायु के, इसलिए आगे क्या आ जाएगा A। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AN W। इसी प्रकार क्या करते हैं, जल के सापेक्ष जल व कांच के बीच लगाते हैं स्नेल का नियम। तो जल व कांच के बीच स्नेल का नियम लगाएंगे तो प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करेगी। तो जल के लिए आपतन कोण आई का काम कौन करेगा, आर करेगा। अपवर्तन कोण आर का काम मान कौन करेगा, आर डैश करेगा। तो दोबारा से हमने क्या किया, यहाँ पे जल व कांच के बीच स्नेल का नियम। तो साइन आई की जगह पे यहाँ पे कितना होगा, आर होगा, और साइन आर की जगह पे आर डैश। अब प्रकाश की किरण क्या करती है, N2 से N3 में जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, N3 बटे N2। अब हमारा हमें अपवर्तनांक किसका लिखना है, कांच का लिखना है। किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। कांच का जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक लिखना है, कांच का लिखना है। तो जी पीछे रहेगा, किसके सापेक्ष, जल के। तो WNG, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, WNG। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, वायु व कांच के बीच लिखते हैं। तो वायु और कांच के बीच के लिए क्या हो जाएगा, इधर ऊपर हमारा सॉरी यहाँ पे क्या है, कांच, और ये क्या, कांच और वायु के बीच। तो कांच व वायु के बीच के लिए आई, आपतन कोण आई का काम कौन करेगा, आर डैश करेगा। अपवर्तन कोण आर का काम कौन करेगा, आई करेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन आर डैश बटे साइन आई N1 बटे N3। यहाँ पे क्या है, किसका अपवर्तन लिखना है, वायु का। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष लिखना है। तो ANG। अब हम क्या करते हैं, ये वाला हमारा समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 2 है, और ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इन तीनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर आई से आई कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, आर से साइन आर कट जाएगा, साइन आर डैश से साइन आर डैश कट जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 आ जाएगा। और इधर वाला ये और ये और ये, इन तीनों का गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। और ये कितना हो जाएगा, ANW मल्टीप्लाई WNG मल्टीप्लाई GNA। ANW WNG और GNA, इन तीनों का गुणा करेंगे। अब हमें क्या करना है, WNG का मान निकालना है। तो इससे और इसे, इन दोनों क्या करते हैं, बटे में लेके जाते हैं।
तो यहाँ पे डब्ल्यू एन जी बराबर कितना हो जाएगा 1/ANW मल्टीप्लाई GNA। और ये वाला GNA को हम अगर लिखना चाहें तो 1/ANG लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/ANG ऊपर लेके गए तो यहाँ से WNG का जो मान होगा ANG/ANW। यहाँ पे याद रखने वाली चीज, जैसे मान लो ये G हमारा आगे है तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है G ऊपर पहुंच जाता है, और ये W हमारा कैसा है आगे है तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो यही अलग अलग माध्यमों के बीच अपवर्तनांकों में संबंध था। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। सबसे पहले हमें देखो क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सॉल्व कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हमें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अभी हमने बताया था जिसका अपवर्तनांक दिया जाता है उसे पीछे लिखते हैं, तो कांच का अपवर्तनांक है तो इसे तो जी को पीछे लिखेंगे, किसके सापेक्ष है वायु के। तो ANG का मान हमारा कितना है 3/2 है। अब पूछा क्या गया है वायु का कांच के सापेक्ष, मतलब किसका अपवर्तनांक निकालना, वायु का अपवर्तनांक निकालना। हमें किसका अपवर्तनांक निकालना है, वायु का अपवर्तनांक। तो वायु का अपवर्तनांक निकालना मतलब A को पीछे लिखेंगे, और किसके सापेक्ष निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष निकालेंगे तो यहाँ पे G हमारा आगे आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये पता है वी नो दैट। अभी इससे पहले हम देख चुके हैं कि GNA बराबर कितना हो जाएगा 1/ANG। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये कितना GNA इजकल टू कितना हो जाएगा 1/ANG का मान कितना है, ANG का मान 3/2 है, तो 3/2 दो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से GNA इजकल टू 2/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी आधार पर हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करना है। इसमें देखो हमें क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और बेंजीन का अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं 4/3 और 3/2 है। तो मतलब हमें यहाँ पे दिया वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना है 4/3 है, और वायु के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक है वो कितना है 3/2। तो पहले हम इसे क्या करते हैं, लिखते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसे क्या लिखेंगे, किसका अपवर्तनांक है, जल का, किसके सापेक्ष, वायु के। तो कितना है 4/3। अब वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया है, बेंजीन का। तो बेंजीन को हम क्या कर रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, तो NB। वायु के सापेक्ष वो बेंजीन का अपवर्तनांक हो गया, किसके सापेक्ष है, वायु के। तो ये वाला हमारा कितना है 3/2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बेंजीन का अपवर्तनांक निकालना है, किसके, जल के सापेक्ष बेंजीन, जल के सापेक्ष बेंजीन। मतलब हमें किसका अपवर्तनांक निकालना है, बेंजीन का, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, ये निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, वी नो दैट कि WNB बराबर कितना हो जाएगा, जो हमने बताया था कि जो B पीछे वो हमारा कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ पे ANB आएगा, और बटे में कितना जो आगे है जैसे W, तो हमारा कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, तो ANW। अब हम क्या करते हैं, इनके मान लगाते हैं। तो ऊपर वाले का मान कितना है, मतलब ANB का मान कितना 3/2 है, और इसका मान कितना है 4/3 है। तो ये 3 सबसे ऊपर जाएगा और ये 4 2 के साथ में आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे WNB का जो मान होगा वो 9/8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर होगा। अगले वीडियो में हम पार्थिव विस्थापन, आभासी गहराई एवं वास्तविक गहराई के बारे में अध्ययन करेंगे।